नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संतोष कुमार। आपका अपना YouTube चैनल एडू कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम यूरोपीय आगमन का पार्ट 1 वीडियो बना चुके थे। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो अच्छा से समझने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम बताएंगे डच। तो पुर्तगाली के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। डच जो है 1595 ईस्वी में, जैसा कि हम शुरू में भी बता दिए थे, 1595 ईस्वी में वो भारत आता है। और ये देखिए, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यानी कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच जो है, यानी डच को ही हॉलैंड या नीदरलैंड के भी नाम से जाना जाता है। ये कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में सबसे पहले ये यूरोप से चलकर पूर्वी एशिया पहुंचता है। पूर्वी एशिया में व्यापार तो करता ही है मसालों का, साथ ही साथ वह भारत भी आता है। और भारत में मसालों पर ज़्यादा जोर न दे करके वो वस्त्र उद्योग पर काफ़ी ध्यान देता है। इस उद्योग से भी उसको काफ़ी मुनाफा होता है, इस व्यापार से भी उसको काफ़ी मुनाफा होता है। और डच से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस डच के बारे में जानना है कि डच का भारत आगमन कब हुआ। तो डच का भारत आगमन 1595 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम जानेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है दोस्तों कि 1759 ईस्वी में एक फेमस है बेदरा का युद्ध। बेदरा बंगाल में पड़ता है। तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध जो है डच एवं अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें डच जो है बुरी तरह से पराजय हो जाता है। डच एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। देखिए, इसको अच्छा से याद कीजिएगा। सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट लाइन यही है, 1759 ईस्वी का बेदरा का युद्ध। दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो डच एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। आई थिंक आप लोग समझ गए होइएगा यहाँ से। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ से 1760 ईस्वी का वांडीवास का लड़ाई। इसके बारे में डिटेल से आगे हम पढ़ाएंगे दोस्तों। ये 1760 ईस्वी में वांडीवास का जो लड़ाई है वो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच होता है। उसमें भी फ्रांस हार जाता है, अंग्रेजों की विजय होती है। देखिए, डच से बस इतना ही। अगला मेरा टॉपिक है अंग्रेज यानी ब्रिटेन। तो देखिएगा, अंग्रेज का जो है भारत आगमन 1600 ईस्वी में होता है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की जो रानी होती है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद इसका ये याद रखिएगा, मूल रूप से 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। अगला देखिएगा, ये जो अंग्रेज है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में बनाना प्रारंभ किया था। इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा अच्छा से कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर चाहेंगे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो, इसके लिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, अंग्रेज जो अपना पहला व्यापारिक कोठी अगर पूछता है कि बनाना कहाँ प्रारंभ किया था, तो वो सूरत में प्रारंभ किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों का जो है पहली व्यापारिक कोठी बनकर के कहाँ तैयार हुआ था, तो दोस्तों बनकर के तैयार हुआ था 1611 ईस्वी में, इसका मसूलीपट्टनम में। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनकर के तैयार हो गया था, जहाँ ये 1608 ईस्वी में ये फैक्ट्री जो है बनना प्रारंभ हो गया था। लेकिन ये अंग्रेजों का जहांगीर से कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके कारण अंग्रेजों का जो है जहांगीर से कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है सूरत में फैक्ट्री बनना बंद हो जाता है। वो पहले मसूलीपट्टनम में स्थापित कर लेता है, जिसका मसूलीपट्टनम वाला 1611 ईस्वी में उसका स्थापना हो जाता है। तहाँ सूरत वाला फैक्ट्री जो है इसका 1613 ईस्वी में बन करके कंप्लीट होता है। दोस्तों, इस टॉपिक से एक और प्रश्न पूछा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जिस समय, देखिए प्रश्न हम लिख दिए हैं यहाँ पे, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी,
उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह, दोस्तों हम ईस्वी से याद रखेंगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। और भारत में 1600 ईस्वी में कौन मुगल बादशाह था? अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो यहाँ पर 1600 ईस्वी का बात पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या दे देंगे हम लोग? अकबर। देखिए कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम किसी चीज़ से जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। जैसे अकबर का शासन हमको पता है कि इनका शासन था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी नहीं छूटेगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहते हैं। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। फिर एक बार हम रिकॉल कर देना चाहेंगे यहाँ से दोस्तों, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इससे आगे हम बताएंगे कि इन्होंने फैक्ट्री बनाना कब प्रारंभ किया था? तो 1608 ईस्वी में सूरत में बनाना प्रारंभ किया था। कौन सा फैक्ट्री पहले बन करके तैयार हो गया था? तो मसूलीपट्टनम का फैक्ट्री जो है पहले बन करके तैयार हो गया था 1611 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी बार जो है 1613 ईस्वी में सूरत का फैक्ट्री बन करके तैयार हो गया था। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला है, ये प्रश्न को भी हम रिपीट कर देना चाहेंगे कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय अकबर था। अकबर का शासनकाल याद रख लीजिएगा 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी में। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि 1603 ईस्वी में ब्रिटेन की रानी महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु जो है 1603 ईस्वी में हो जाती है। उसके पश्चात ब्रिटेन का राजा कौन बनता है? उसके पश्चात ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम बनता है। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का राजा कौन बनता है? जेम्स प्रथम। दोस्तों जेम्स प्रथम याद रखिएगा, जेम्स प्रथम बनता है। उसके बाद बताते हैं आपको 1608 ईस्वी के बारे में। देखिए 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के नेतृत्व में जो है जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के नेतृत्व में हॉकिंस जो है अकबर का फरमान लेकर के जो है भारत आता है। लेकिन उस समय 1608 ईस्वी में भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन रहता है, इसीलिए वह जो है जेम्स प्रथम किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के दरबार में जाता है और वहाँ से व्यापार करने की कुछ छूट प्राप्त कर लेता है। फिर ऐसा ही होता है कि 1615 ईस्वी में एक दूसरा दूत, ब्रिटेन का एक दूसरा दूत आता है, सर टॉमस रो। कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1615 ईस्वी में आता है सर टॉमस रो, और 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के नेतृत्व में आता है कैप्टन हॉकिंस आता है। और 1615 ईस्वी में पूछेगा आपसे कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? ये पूछता ही है अक्सर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और वहां पर जो है व्यापार करने की कुछ छूट जो है जहांगीर से वो ले लेता है। इसके बाद ये खासकर ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को जो व्यापार करने की छूट दी थी भारत में, उसे शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटेन को जो है भारत में व्यापार करने की जो गोलकुंडा के शासक ने जो आदेश दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग ये बताएंगे हम आपको कि शाही फरमान का अर्थ क्या होता है। तो शाही फरमान का अर्थ होता है फ्री में व्यापार करना। ठीक है, शाही फरमान का अर्थ यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि फ्री व्यापार करना, कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं। इसके बाद आता है कि 1717 ईस्वी में जहाँ उत्तर मुगल काल का समय रहता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों 1717 ईस्वी के बारे में और उत्तर मुगल काल के बारे में। इससे आगे हम पढ़ाने वाले हैं अगले टॉपिक में। अभी फिलहाल इतना ही देखिए कि 1717 ईस्वी में फारूक सियर के दरबार में ब्रिटेन के दूत जॉन सरमन पहुंचा। कौन पहुंचता है? 1717 ईस्वी में फारूक सियर के दरबार में ब्रिटेन के दूत जॉन सरमन पहुंचा तथा फारूक सियर ने कुछ शर्तों के अनुसार, फारूक सियर क्या करता है? कुछ शर्तों के अनुसार यहाँ भारत में जो है व्यापार करने की छूट जॉन सरमन को दे देता है। इसमें से पहला है कि 3000 वार्षिक कर लेकर के जो है वो बंगाल में व्यापार करने के लिए छूट दे देता है।
फिर दूसरा शर्त उसका था कि 10,000 रुपया का जो है वार्षिक कर लेकर के 10,000 रुपया वार्षिक कर लेकर के वो सूरत में व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद बम्बई के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने का आदेश दे देता है। फारूखसियर क्या क्या किए, तो फारूखसियर के बारे में जानिए कि 1717 ईस्वी में फारूखसियर के दरबार में ब्रिटेन के दूत जॉन सरमन पहुंचा और फारूखसियर से जो है कुछ शर्तों के अनुसार जो है भारत में व्यापार करने का आदेश जॉन सरमन को मिल जाता है। तो कौन कौन सी शर्त है, 3,000 रुपया वार्षिक कर दे करके जो है जॉन सरमन बंगाल में व्यापार करने का आदेश ले लेता है फारूखसियर से, और 10,000 रुपया वार्षिक कर दे करके जो है सूरत में व्यापार करने का आदेश दे देता है फारूखसियर ने, और बम्बई के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने का आदेश उसे प्राप्त हो जाता है। फिर इससे एक प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, VVI बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो बस इसका सीधी सी आंसर है 1717 ईस्वी का फारूखसियर का आदेश। ये आप लोग अवश्य याद रखिएगा कि 1717 ईस्वी में जो फारूखसियर जो ये आदेश देता है व्यापार करने का, उसे भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों, इसके बाद बहुत रोचक चीज़ हम बताने वाले हैं कि 1661 ईस्वी का वह समय है, 1661 ईस्वी का वह समय है जहां ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, जहां ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हो जाता है। क्या होता है कि 1661 ईस्वी का वह काल है, 1661 ईस्वी याद रखिएगा, ये बहुत रोचक चीज़ है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हो जाता है, और पुर्तगाली के कब्जे में जो बम्बई का क्षेत्र होता है उसे दहेज स्वरूप राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ ही समय बाद चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी दे देता है, जहां कंपनी को जो व्यापार करने की उसे छूट मिल जाती है। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के नेतृत्व में हॉकिंस जो है अकबर का फरमान लेकर के वो भारत आता है। लेकिन 1608 ईस्वी में याद रखिएगा जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी है, इसीलिए 1608 में जो है भारत में जो है मुगल बादशाह जहांगीर का शासन रहता है, तो वो फरमान लेकर के आता है अकबर का, लेकिन उसको पहुंचना पड़ता है। मालूम चलता है जहांगीर का शासन है, तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है और वहां से व्यापार करने की कुछ छूट जहांगीर से प्राप्त करता है। फिर दूसरा है 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में सर टॉमस वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। सर टॉमस वो भी व्यापार करने की आज़ादी इससे कुछ लेता है। और उसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के शासक ने अंग्रेजों को शाही फरमान दिया। शाही फरमान का अर्थ होता है दोस्तों फ्री व्यापार करना। अगला है 1717 ईस्वी का फारूखसियर जो जॉन सरमन को जो व्यापार करने का आदेश देता है, उसे भारतीय इतिहास में मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि यूरोपीय कंपनी का कौन सा आदेश, यूरोपीय कंपनी को जो दिया गया आदेश जहांगीर के द्वारा फारूखसियर के द्वारा जो दिया गया आदेश था, वो मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अगला है रोचक तथ्य दोस्तों कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है, और पुर्तगाल के कब्जा में जो बम्बई का क्षेत्र होता है उसे दहेज स्वरूप दे दिया जाता है। उसको कुछ ही वर्षों बाद 1661 के कुछ ही वर्षों यानी 7 वर्षों बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है बम्बई को कंपनी के हाथ दे देता है, और कंपनी को जो है बम्बई में भी व्यापार करने की पूरी छूट मिल जाती है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि वह कौन सा अंग्रेज शासक था जिसकी सामना औरंगजेब से हुआ था और उसे भारत से जो है भागने पर विवश कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा अंग्रेज शासक था जिसकी सामना औरंगजेब से हुआ था और उसे भारत से भागने पर विवश हो गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों सर जॉन चाइल्ड। वो 1688 ईस्वी में इसकी सामना जो है औरंगजेब से होता है, और औरंगजेब जो है इसे भारत से भगाने में सफल होता है। लेकिन
इसको जो बाद में ये फिर कुछ औरंगजेब से माफ़ी मांग करके कुछ दंड के स्वरूप कुछ राशि दे करके जो है ये फिर रुक जाता है। अगला है दोस्तों कलकत्ता प्रेसिडेंसी वह प्रथम प्रेसिडेंसी था जिसका हेड आयर को बनाया गया था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी वह प्रथम प्रेसिडेंसी था जिसका हेड आयर को बनाया गया था। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख किला के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख किला है जिसमें से फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है दोस्तों? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में है। उसके बाद फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद फोर्ट लुई किला कहाँ है? पांडिचेरी में है। इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे दोस्तों। देखिए, सेंट जॉर्ज किला मद्रास में, फोर्ट विलियम किला कोलकाता में, फोर्ट लुई किला पांडिचेरी में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।